तो आज हम लोग देखने वाले हैं हाशियाकरण नाम के टॉपिक को। हाशियाकरण जब मैं पहली बार पढ़ा तो मुझे समझ नहीं आया हाशियाकरण होता क्या है भाई। फिर थोड़ा सा जाना परखा तो समझ में अच्छा ये होता है हाशियाकरण। तो ये कुछ इस प्रकार से है कि मान लो कि आपके पास ये एक शादी का पूरा मतलब एक लॉन वगैरह है और ये रहा हमारे पास दूल्हा। ये रहा हमारे पास दूल्हा, ये खड़ा है। अंत में हम लोग देखते हैं कि शादी में जो अ, वरमाला वगैरह आदि चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर अंत में शादी वगैरह का फ़ोटो वगैरह खिंचवाया जाता है। तो जब फ़ोटो वगैरह खिंचवाया जाता है, जनरली बहुत ज़्यादा होता है कि कुछ लोगों को बुलाया नहीं जाता है। अरे आइए, आइए, मामी जी आइए, मौसी जी आइए, अरे बड़ी मम्मी आइए, आइए फ़ोटो खिंचवाइए। मगर कुछ लोग होते हैं उनको भावे नहीं आता है। जैसे हमारे यहाँ फूफा जी लोग होते हैं। तो फूफा जी लोग जो होते हैं वो इस तरह से यहाँ पर हैं, मान लो कि 10 ठो फूफा जी हैं। है ना? इस तरह से मान लो 10 ठो पप्पा जी हैं, उन लोग को बुलाया ही नहीं गया। यहाँ पर ये लोग अपना जो है मस्त फ़ोटो-वोटो खिंचवाने के लिए भीड़ लगाए हुए हैं। लोग बुला रहे हैं कि अरे आइए, 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 और यहाँ पर 10 ठो फूफा जी जो हैं वो खाली बैठे हैं कुर्सी पे, कोई बुला ही नहीं रहा है। अब फूफा जी लोग का तो मुँह फुलबे करता है, तो ये लोग मंडप से हट के दूर चले गए। अपना अलग कुर्सी लगाए और बैठ गए। लो भई, अलग हो गए। एक तरफ हो गया पूरा फोटो खिंचाने वाला पार्टी, और एक तरफ हो गया जो पार्टी नहीं खिंचाना चाहता है, कहता है कि हमारे साथ समान व्यवहार नहीं किया जा रहा था। वो आंटी जी लोग को बुला रही हैं, हमको नहीं बुला रही है। तो ऐसा जब होता है तो हम लोग देखते हैं कि एक हाशिया खिंच जाता है। इधर वो लोग जो कि फोटो खिंचवाने वाले हैं, और इधर एकदम अलग लोग जो कि इनसे एकदम मतलब ही नहीं रखते हैं। कहते हैं कि नहीं, आप लोग से बात ही नहीं करेंगे हम, आप लोग क्यों नहीं फोटो खिंचवाने दिए। तो जनरली हम देखें तो एक बँटवारा सा हो गया कि ये अलग जीवन जी रहे हैं और इनका अलग ही चल रहा है कहानी। ये अपना मस्त जो है बैठे हुए हैं। ये लोग खाना खाने के लिए सब कुछ पूछ रहा है इनको, इनको खाना खाने के लिए पूछ नहीं रहा है। तो ये सब हुआ। फिर एक आदमी आया, वो कहा कि अरे ये क्या हो गया? आप लोग अलग बैठे हैं। तो फिर इसने कहा कि नहीं भई, इस हाशिए को हटाओ और आप लोग मिल-जुल के काम करिए। काहे जो है इतना काम ऐसे कर रही हैं? तो अब मिल-जुल के रहने लगे। तो मैंने बोला था कि जब ये दोनों बँट रहे थे, आधे इधर, आधे इधर, तो यही जो काम है जब समाज में होता है, तो हम लोग कहते हैं इसको हाशियाकरण। इधर होते हैं समृद्ध लोग, जैसे हम लोग, और इधर होते हैं कुछ ऐसे लोग जिनको कि सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं। ये लोग आर्थिक पिछड़ापन से जो है तंग हैं, और ये अल्पसंख्यक हैं। तो ये समृद्ध हैं इधर वाले, और इधर वालों को जो सुविधा है, वो नहीं मिल रही है, इनको तो मिल रही है। अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन आ रहा है और यहाँ पर कौन आ रहा है? यहाँ पर अभी कौन आ रहा है? अभी जनरल जितने जनरल लोग हैं, वो सब इसमें आएँगे। जितने ओबीसी लोग हैं, वो सब इसमें आएँगे, क्योंकि उन लोग का जीवन मस्त चल रहा है। परंतु अगर हम लोग देखें कि अभी भी अंडमान निकोबार जैसे द्वीप में और हमारे भारत के ही कुछ द्वीप में लोग जंगल-वंगल में रहते हैं सब। जितने एसटी समुदाय के लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट वालों को सीधा हम लोग अलग ही कर देते, कहते हैं कि नहीं भाई, तुम लोग समाज से अलग रहो, तुम लोग अछूत हो। और अभी भी चलता है। कुछ हद तक कम किया गया है शिक्षा के दम पर, परंतु अभी भी चलता है। उसके अलावा हम लोग नारियों को भी देखते हैं कि कम बहुत जो है, जो मेन समाज है उससे अलग रखा जाता है, क्योंकि वो नारी हैं। तो ये भी एक कारण हम लोग देखते हैं कि नारियाँ हो गई। और कौन होता है भाई? आदिवासी लोग। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स या फिर आदिवासी अलग से लिख ही लो। अल्पसंख्यक लिख लो भाई, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक जैसे कि मुस्लिम लोग हो गए, सिख लोग हो गए, पारसी हो गए और बौद्ध हो गए। ये लोग जो हैं, ये लोग समाज में रहते हैं, परंतु समाज की जो मुख्य धारा है उसके साथ मैच करके नहीं मिलते हैं कि नहीं भाई, हम और हमारा समाज नहीं, तुम और तुम्हारा समाज है, हम कहाँ, हम तो आ गए हैं गलती से भाई ज़िंदगी में, अब जीना तो पड़ेगा, मौत के घूँट पीना पड़ेगा। तो ये सब कहानी है। हाशियाकरण क्या होता है? हम लोग देखते हैं कि जब समाज के किसी समूह को मुख्य धारा से अलग कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, तो हम लोग देखते हैं इसको हाशियाकरण के रूप में। यानी कि हाशियाकरण क्या होता है? जब समाज के किसी समूह या जन समुदाय को मुख्य धारा से अलग ढकेल दिया जाता है, तो उसको हाशियाकरण कहते हैं। हाशियाकरण कहते हैं। अब इसका कारण कोई पूछेगा तो आप क्या कहोगे?
एक एग्जांपल लेते हैं, उसका समझते हैं, बाकी सारा अपने आप हो जाएगा। हम लोग लेते हैं कोई आदिवासी समुदाय को। हम लोग तो घर में बैठे रहते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं और उनके पास ना तो फ़ोन है, ना तो कुछ है। वो लोग वहीं पर प्रसन्न हैं। अगर वो यहाँ पर आ जाएँगे तो मर जाएँगे वो लोग, क्योंकि उनका शरीर उस हिसाब से बना ही नहीं है कि वो लोग यहाँ की दिल्ली की जो पॉल्यूशन है उसमें वो रह पाएँ। वो लोग जंगलों में ही रह ही सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम है उन लोगों की। तो आदिवासियों की ही बात करें तो आदिवासी समाज की मुख्य धारा से अलग क्यों है? हम खुद की बात करें तो हम लोग तो इस धारा में रहते हैं, जितने वीडियोज़ देखने वाले हैं अभी सब इस धारा के हैं। हम लोग बात करने वाले हैं उस धारा के लोगों की जो कि हम लोग से एकदम अलग जीवन जी रहे हैं। इन लोग का अलग ही सिस्टम चलता है। इन लोगों को कोई टैक्स नहीं देना है, इन लोग बस मस्त हैं। तो ये आदिवासी आदिवासी क्यों है भाई? हाशियाकरण का इनका कारण क्यों है? क्यों ये हाशिया खींचा गया है? तो भैया पहली बात तो हम देख सकते हैं कि इन लोग के पास आर्थिक संकट है ना? आर्थिक संकट है, तो ये बहुत कमा नहीं रहे हैं हम लोग की तरह। हालाँकि कौन-सा हम ही लोग कमा रहे हैं, बट अभी बात करते हैं समृद्ध लोगों की जो ज़्यादातर कमाते वाले लोग हैं। बाकी बेरोज़गार हम उनको कहते हैं, परंतु हैं तो मुख्य धारा में ही। तो इनके पास एक तो कारण होता है कि भैया पैसा नहीं है। पैसा नहीं है। अब पैसा नहीं रहता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर आर्थिक संकट को। कारण पूछा है तो आर्थिक कारण देखते हैं। आर्थिक कारण देखते हैं। आर्थिक कारण में हम क्या देखते हैं भाई? आर्थिक कारण में हम लोग देखते हैं कि ये लोग गरीबी का सामना करते हैं। गरीबी का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये मुख्य धारा से ही अलग हैं। इनको ना तो जॉब मिलता है, परंतु सरकार इनके लिए जो है थोड़ा प्रयत्न किया है कि इनके लिए कुछ काम कर सके। इनको रिज़र्वेशन भी दिया गया है ना? ट्राइबल लोगों को रिज़र्वेशन मिलता है, बहुत खतरनाक रिज़र्वेशन मिलता है। परंतु उसका लाभ ये लोग सच में नहीं उठा पाते हैं। उसका लाभ वही उठा पाते हैं जिनको लाभ की ज़रूरत है ही नहीं। जो समृद्ध हैं वो लाभ उठा ले जाते हैं और इन लोग के साथ कुछ हो ही नहीं पाता है। तो आर्थिक कारण गरीबी हो गया। एक और कारण है कि इनको समाज से अलग किया गया है। तो भैया सामाजिक कारण एक हो गया हमारे पास। सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में सबसे पहले तो इस जात को हमने देख लेते हैं, एससी को, जो दलित वर्ग को हम लोग देख लेते हैं। दलित वर्ग में हम लोग देखते हैं कि अलगाव का स्थिति होता है। होता था, अब धीरे-धीरे कम हो रहा है। अलगाव होता है किसके साथ भाई? एससी समुदाय के साथ। और ट्राइब्स वाले तो खुद ही कहते हैं कि हमारे साथ कोई इंसान नहीं रहेगा। हम लोग अपना जंगल में जानवर लोग मस्त हैं जो है कि। तो ये तो खुद ही मना कर देता है। और एससी वाले समाज में रहते हैं, अलगाव का सामना करते हैं। और कुछ है कहानी? चलो भाई। तो अलगाव का सामना करना पड़ता है। आगे कारण सामाजिक कारण हो गया। आर्थिक पैसे से कमज़ोर हैं। सामाजिक कारण ये है कि ये लोग जो हैं इनको मान लिया गया है कि ये लोग वैसे ही हैं। एससी समुदाय को ले लो, ये वैसे हैं, एक धारणा बना दी गई, मतलब एक अंधविश्वास है कि छू लेंगे तो हम अछूत हो जाएँगे। तो ये सब चीज़ें हैं सामाजिक कारण में। और जो हमारी संस्कृति है, हम लोग दिवाली ये सब मनाते हैं। और यहाँ पर मुस्लिम को ले लो, इन लोगों का त्यौहार अलग, इनका त्यौहार अलग, इनका त्यौहार अलग, इनका त्यौहार अलग। एससी एसटी समुदाय का त्योहारें नहीं है, वो अपना अलग ही काम चलता है। एससी समुदाय वाले ओबीसी वालों के साथ, जनरल वालों के साथ रहते हैं और मनाते हैं। और नारियों का तो क्या ही बोला जाए। नारियों का त्यौहार होता है, परंतु जैसे समाज में पुरुष होते हैं वैसे इनके साथ अधिकार इनको नहीं मिलता है। तो नारियाँ कहाँ की? मुख्य तौर पर जो गाँव की जो महिलाएँ हैं, है ना? जो सांस्कृतिक कारण एक देखने को मिलता है भाई। सांस्कृतिक कारण देखने को मिलता है। हम लोगों का रीति-रिवाज जो है वो भिन्न मिलता है। प्लस भाषा ले लो। आप अगर आदिवासियों के पास अंडमान निकोबार में अगर आप जाओगे यहाँ पर, तो अंडमान निकोबार में एक यहाँ पर एक द्वीप है जो कि ससुर का नाती। अगर वहाँ पे आप जाओगे तो आपको मार डाला जाएगा। एक ठो मैं वीडियो भी देखा था कि खतरनाक सब उसी में जब काले-काले एकदम से और उनको वो नारियल फेंक रहा था। तो खतरनाक ट्राइबल कम्युनिटी है भाई अंडमान निकोबार की। ये द्वीप की, मतलब इस द्वीप पर जाना ही बैन कर दिया है सरकार ने। इन लोग को अपना जीने दो। और अगर कोई इंसान यहाँ पर चला भी जाए तो वो बर्बाद कर देगा इन लोगों को, क्योंकि इन लोग का शरीर वैसा बना ही हुआ है कि ये लोग नहीं कर सकते हैं भाई।
तो प्रमुख हाशियाकृत समूह की बात कर लेते हैं हम। प्रमुख हाशियाकृत समूह जो है वो यही सब है ना? अल्पसंख्यक, ट्राइबल कम्युनिटी और आदिवासी समूह, जनजाति समूह। तो सबसे पहले देखते हैं आदिवासी समूह को, आदिवासी समूह को। और हमारे पास होता है किसको, अल्पसंख्यकों को ले लो, मुस्लिम समुदाय। हालांकि हमको तो लगता है कि मुस्लिम बहुत खतरनाक बढ़ रहे हैं, परंतु अभी हम एक सच्चर कमेटी के बारे में पढ़ेंगे जिसमें बताया जाता है कि किस तरीके से, मतलब बहुत हम लोग सोचते हैं उतना है नहीं इन लोग। हालांकि वो 2005 की कमेटी है, अभी तक का तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। और दलित वर्ग हमारे पास है। तो ये सब कहानी है भाई। प्रमुख हाशियाकृत समूह, हम लोगों ने इनको देखा। नारी को नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि नारी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हाशिया के इधर नारी जो है लगभग लगभग आ चुकी है। कुछ गांव की नारियां हैं जो इधर अभी समाज से अलग जी रही हैं। अलग जी रही हैं मतलब कि समाज में रहकर ही समाज से अलग हैं। चलो भाई, तो आदिवासी हाशियाकृत समूह है। ट्राइबल कम्युनिटी अंडमान निकोबार का एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। अल्पसंख्यकों में हम लोग ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, सिख, बहुत सारे हैं, पारसी हैं। तो इन सब का एग्जांपल ले ले तो हमारे यहाँ बहुत ही कम जनसंख्या जो है वो इन लोगों की है और सबसे अधिक जनसंख्या इस्लाम की है। अल्पसंख्यकों में सबसे अधिक जनसंख्या इस्लाम की है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि इस्लाम, हम लोग को लगता है कि नहीं भाई हम लोग के ऊपर हावी हो जाएंगे, हम लोग ऊपर कब्जा कर लेंगे। उतना संभावना बहुत कम है क्योंकि मतलब इतने कम जनसंख्या है तो हिंदू अधिक हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। कुछ अनुच्छेद वगैरह संवैधानिक उपाय दिए गए हैं। दलितों की बात कर लेते हैं। दलितों में तो भाई भेदभाव अछूत है ना, अछूत अछूत एक सिस्टम बना हुआ है, तो अछूत हम ले सकते हैं। संवैधानिक सुरक्षा उपाय की बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल हम लोगों को 15 में मिलता है कि भेदभाव को निषेध किया गया है कि नहीं भाई तुम लोग भेदभाव नहीं करोगे। समाज वाले भेदभाव करते थे, तो हम लोग देखते हैं कि जो हाशिया है इसको हटाने की कोशिश संविधान ने की है, परंतु हटाने पर भी जो सच में एक भावना जो है लानी है, वो भावना तो इस आदमी को लानी है ना कि नहीं भाई वो हम लोग एक हैं। ऐसी समुदाय वाले कोई अछूत अछूत नहीं होते हैं। हाँ चलो भाई, 15। फिर हम लोग 17 में देखते हैं अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अछूत वाला सिस्टम जो है, अछूत वाला सिस्टम जो है उसका अंत किया गया है। इसके अलावा सन सन कह रहा हूँ मैं, अनुच्छेद 29 से 30, 29 और 30 हम लोग देखते हैं। अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में बात की गई है। इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म की भैया जो है तुम सबको जो है शिक्षा का समान अधिकार मिलेगा, तुम लोगों को स्वतंत्र हो, बहुत परेशान मत हो। उसके बाद आर्टिकल 46 में हम लोग देखते हैं कि कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। तो 46 में हम लोग देखते हैं कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण। हाशियाकरण पर प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, बड़े बड़े एग्जाम में पूछा है कि ये जो हाशियाकरण है बताइए कि क्या उसका प्रभाव केवल आर्थिक पड़ा है या सामाजिक प्रभाव भी इसका है। तो एक प्रभाव तो हम लोग को देखने को मिलता है कि आर्थिक प्रभाव, एक तो कारण था आर्थिक कारण, और इसका प्रभाव भी पड़ता है कि ये दोनों अलग हुए हैं तो इसके कारण क्या हुआ। इसके कारण ये हुआ कि ये लोग अलग हो चुके हैं और ये लोग गरीब हैं, इनको सरकारी एग्जाम में नहीं मिल रहा है, तो आर्थिक प्रभाव मिला। आर्थिक प्रभाव में क्या देखने को मिला, हम लोग को गरीबी देखने को मिली। सेम यही चीज, आर्थिक कारण गरीबी है तो आर्थिक प्रभाव भी क्या है हमारे पास, गरीबी ही मिलेगा, गरीबी मिलेगा। समाज की मुख्य धारा से अलग हैं ये लोग, ये सामाजिक कारण है, सामाजिक प्रभाव है। सामाजिक प्रभाव क्या हो गया, सामाजिक नहीं सामाजिक, गंदा राइटिंग क्यों बन रहा है इतना। सामाजिक प्रभाव ये देखने को मिला हम लोगों को कि मुख्य धारा से अलग हैं, मुख्य धारा से अलग हैं ये लोग। तो ये सब कहानी हम लोग को देखने को मिल रहा है। उसके अलावा तीसरा टर्म हम लोग देख सकते हैं, मुख्य धारा से अलग हो गए हैं, सामाजिक कारण। अब प्रभाव ये होता है कि संस्कृति भिन्न भिन्न, सांस्कृतिक कारण था, सांस्कृतिक प्रभाव भी हम लोग लिख सकते हैं। और इसके अलावा एक और कारण हम लोग देख सकते हैं, राजनीतिक प्रभाव को, राजनीतिक प्रभाव को देख सकते हैं।
हतवा दम ठंडा चार काम नहीं कर रहे जी। तो राजनीतिक प्रभाव में हम लोग ये देखते हैं कि ये लोग राजनीति में बहुत कम आते हैं। राजनीति में संरक्षण दिया गया है, फिर भी कमी है, फिर भी कमी है। राजनीति में संरक्षण दिया गया है, फिर भी इन लोगों को जो सीटें हैं इनको मिली हैं वो बहुत ही कम सीटें मिली हैं। मिली क्या है, ये लोग अइबा नहीं करते हैं। तो ये सब कहानी है। हालांकि समाज धीरे धीरे बदल रहा है, तो हम लोग को बहुत सारी चीज़ें जो परिवर्तन है वो देखने को मिल रहे हैं। मैंने बोला था मैं पढ़ाऊंगा, एक और बात बताऊंगा जो कि है सच्चर कमेटी। सच्चर कमेटी है इम्पोर्टेंट थिंग। अगर कोई भी एग्जाम में पूछता है हाशिया खंड पर सवाल, तो इस सच्चर कमेटी का जिक्र करने पर एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिलेगा। सच्चर समिति, सच्चर समिति क्या है भाई? सच्चर समिति यानी कि एक ऐसी कमेटी जो कि राजेंद्र सच्चर के द्वारा मतलब अध्यक्षता में की गई थी। और यहाँ पर ये बताया गया था कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो कि बहुत अधिक जनसंख्या में हैं, अल्पसंख्यकों की बात की जाए तो अल्पसंख्यकों में सबसे अधिक जनसंख्या इन्हीं लोगों की है। तो जब इनकी जनसंख्या इतनी अधिक है तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए ना कि सच्चर कमेटी के अंतर्गत हम लोग को ये पता होना चाहिए, ये जानकारी हम लोग को होनी चाहिए कि इन मुस्लिमों की हालत क्या है। तो इस पर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। गठन होता है 2005 में, गठन होता है 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा। अबे क्या है भाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा होता है। अध्यक्ष होते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। उनका नाम होता है राजेंद्र सच्चर, राजेंद्र सच्चर। इनका उद्देश्य क्या है कि मुस्लिम समुदाय की आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक स्थिति जानना। और ये पाया गया कि शिक्षा में कमी देखने को मिली। ड्रॉप आउट दर बहुत अधिक थी और बहुत सारे जो छोटे बच्चे हैं उनको तो पढ़ाया ही नहीं जा रहा था, ये भी देखने को मिला। सरकारी नौकरी जैसे यूपीएससी वगैरह में जो भागीदारी है वो 3 से 4% की रही मुस्लिम समुदाय की। बैंकिंग और कर्ज लोन इन सब में इन लोग को बहुत दिक्कत हुआ, इसलिए ये व्यापार नहीं कर पाए, कारोबार अपना चला नहीं पाते हैं। बैंकिंग कर्ज में दिक्कत, सरकारी नौकरी में दिक्कत, बैंकिंग कर्ज में दिक्कत, शिक्षा में कमी, उसके अलावा राजनीति में भी इन लोग बहुत कम है। तो कुल मिलाजुला कर देखा जाए तो मतलब स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि शिक्षा ही बेकार है। और शिक्षा ही तो सरकारी नौकरी, बैंकिंग ये सब को जन्म देती है। शिक्षा ही बेकार है तो फिर तो भाई दिक्कत है। मदरसा वगैरह हैं, इसमें शिक्षा में हम लोग मदरसा को ले सकते हैं। मदरसा में खाली बस वो लोग धार्मिक शिक्षा देते हैं। हालांकि अब कुछ कुछ साइंस और कंप्यूटर वगैरह ऐड हुआ है, परंतु देते तो ये लोग वही हैं कि अल्लाह ताला को और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मदरसा में ये लोग अपना अलग ही चलता है इन लोग का कहानी। यही कारण है कि ये लोग बहुत पीछे हैं, मदरसा वाले, जो मदरसा छाप सब कहते हैं उनको। और मैंने वीडियो डाला था उसमें सब मदरसा छाप लिख दिया था सबने एक मौलवी को। तो वही मैंने कहा कि भाई खतरनाक है भाई सिस्टम। अभी हमारे यहाँ सनातन बोर्ड की मांग हो रही है, वो तो खैर मिलने वाला है नहीं उन लोग को, क्योंकि सनातन बोर्ड जो पढ़ाने वाला है वो खुद ढंग से नहीं जानता है, तो फिर क्या ही। हाँ, आचार्य प्रशांत अगर रहेंगे तब तो फिर मज़ा आ जाएगा, फिर जीवन एकदम मस्त, लाइफ एजुकेशन खतरनाक, मज़ा आ जाएगा। दी गई सलाह इनको क्या थी ये देखते हैं भाई। पाया गया कि ये था। अब इन लोग को एक सलाह दी गई कि भैया मदरसों का जो है वो आधुनिकीकरण किया जाए, साइंस मैथ ये सब ऐड किया जाए, केवल धार्मिक शिक्षा से काम नहीं चलेगा। इन लोग को राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए भी कहा गया कि भाई राजनीति में आओ। और भी बहुत सारी चीज़ें कही गई। शिक्षा में बढ़ावा के लिए कहा गया मदरसों के माध्यम से, और उसके अलावा सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी तो बढ़ ही जाएगी जब शिक्षा बढ़ेगा तो।
तो ये सब चीज़ें थी। हास्यकरण क्या है, समुदाय के जो मुख्य धारा है उससे कुछ लोग अलग हो जाते हैं। आदिवासी जैसे कि एससी समुदाय, दलित समुदाय, इन लोग को अलग रखा जाता है, सबके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता है। यही कहानी जो है हास्यकरण कहलाती है। इसको कम करने की ज़रूरत है और समाप्त करने की ज़रूरत है। इसके लिए बहुत सारे समाज सुधारक आए हैं और आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।